नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। जम्मू कश्मीर में इस बार ईद उल अजहा का त्योहार सबसे खास होगा। धारा 370 हटाए जाने के बाद जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो बीतते वक्त के साथ कम होती दिख रही हैं। जम्मू से धारा 144 हटा दी गई है तो घाटी में भी हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। उधर कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा झटका लगा है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है। साथ ही उसी की जुबान बोलने वाले कुछ सियासतदान भी बेचैन नजर दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि बेचैनी क्यों और इसका इलाज क्या है। आज इसी बात पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। इस बार घाटी में बनेगी जन्नत वाली ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कश्मीर के कोने कोने में लहराएगा तिरंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बौखलाए पाकिस्तान को जनता देगी जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भी पाक हुआ बेनकाब। हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। जिस जम्मू कश्मीर में अब तक 2 झंडे हुआ करते थे, वहां 370 हटने के बाद अब सिर्फ तिरंगा फहराया जाएगा। बीजेपी गांव-गांव में तिरंगा लहराने के मिशन में जुटी, जिसके लिए सिर्फ जम्मू में पंचायत सदस्यों और पार्षदों को 50,000 झंडे बांटे गए। हमको असली आजादी 70 साल के बाद मिली है और इस साल जो 15 अगस्त का त्योहार आने वाला है, जश्न आजादी होगा जम्मू कश्मीर में। आज हमने सभी सरपंचों को, जो चुने हुए सरपंच हैं, उनको तिरंगे झंडे अपने राष्ट्रीय ध्वज अर्पित किए हैं, ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोने कोने में तिरंगे झंडे हम फहराएं और जश्न आजादी मनाएं। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी। उधर सरकार पूरी ताकत से इस कोशिश में जुटी है कि आजादी का जश्न मनाने से पहले जम्मू कश्मीर की आवाम ईद उल अजहा का त्योहार भी जन्नत वाले अंदाज में मना सके और जिन्हें ये रास नहीं आ रहा उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल सके। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। उन कदमों के कारण जो भी परेशानी हो रही है उसका मुकाबला भी वहीं के लोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग देकर के कर रहे हैं। वैसे धारा 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान को अब उसी की शिकायत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से करारा जवाब मिल चुका है। यूएनएससी ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उसे 1972 के शिमला समझौते का रास्ता दिखाया, यानी जो भी बातचीत करनी है भारत और पाकिस्तान खुद करें। मगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो कभी समझौता एक्सप्रेस पर ब्रेक लगा रहा है तो कभी थार एक्सप्रेस पर अपनी खींच उतार रहा है। हालांकि भारत फिलहाल पाक की इस खिसियाहट के बीच सधे अंदाज में हर जवाब दे रहा है। हमारा मुद्दा है, हमने सबको बता दिया है। हमने बता दिया है कि हमारा पोजीशन क्या है कि ये जो आर्टिकल 370 को लेकर हुआ वो हमारा आंतरिक मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है वो हमारा सॉवरेन राइट है। घाटी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच धारा 144 सहित कई एहतियाती कदम उठाए गए, मगर जनता की हर सहूलियत का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है, जिससे जम्मू से लेकर कश्मीर तक हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। पहले तो पूरे जम्मू प्रोविंस में जिलों के जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, हमारी लोग हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाया और लाइफ मामूल पे पहले दिन से चल रही है। कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं आई। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एनी पैनिक, आप हमारी तरफ से मैसेज सब तक पहुंचाइए कि घर घर हम डिलीवरी का सिस्टम जो है उसको इफेक्टिवली मॉनिटर भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
ताकि हर किस्म की, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल्स की हो, पोल्ट्री की हो, मटन की हो या और किसी चीज की हो, केरोसिन की हो, एलपीजी की हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, उसको घर तक पहुंचा के उनकी जरूरियात को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। 2 दिन पहले शोपियां में सड़क पर लोगों के बीच खाना खाते दिखे डोभाल शुक्रवार को श्रीनगर में डटे रहे, जहां इसके पहले हर जुम्मे को पत्थरबाजी की घटनाएं आम थी। वहीं जुम्मे की नमाज के बाद माहौल बदला सा नजर आया। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद आज पहला जुम्मा है और आज पहले जुम्मे की नमाज जो है इस वक्त जम्मू जो है वो मस्जिद में हो रही है। हम मस्जिद में ही पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे ठीक अंदर इस वक्त मस्जिद शरीफ में जो है वो नमाज अता की जा रही है। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दफा 370 टूटने के बाद कई तरह के अंदेशे जो हैं वो लगाए जा रहे थे कि किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के लोग इसको लेंगे, मगर कहीं ना कहीं जब कल केंद्र सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके हक हुकूक जो है उसका ख्याल रखा जाएगा। धारा 370 पर संसद में बवाल करने वाले कुछ नेता अब जम्मू कश्मीर पहुंचकर अपनी आवाज उठाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। अब अपना उनको कहेंगे क्या? एक स्टेट को बर्बाद किया, तबाह किया, खत्म किया, उनके पास मुंह नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उनको। सवाल है कि कांग्रेस और तमाम दलों के नेता आखिर क्यों कश्मीर पर पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं? पार्टी के अंदर से उठ रहे विरोधों के सुर से आखिर सबक क्यों नहीं ले रहे? ये वक्त दुनिया में एकजुट हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करने का है। ऐसे वक्त में किसी भी तरह की सियासत से देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। चोरी की जमीन पर नाजायज मुल्क पाकिस्तान इस बात से फड़फड़ा रहा है, बदहवास है, क्योंकि कश्मीर से 370 जैसा साहसिक कदम हटाने का सरकार ने जो फैसला लिया, इतना ही नहीं कि उसके नापाक इरादे भी ये समझिए कि जमींदोज हो गए और उसकी अंत्येष्टि हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में साफ तौर पर पाकिस्तान पर सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमले में 370 की जो व्याख्या की उससे ये साफ दिखाई देता है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा हथियार हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बता दिया। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, कहे वही जो आप बेहिचक सोचे और बोले वही जिसका आप बेझिझक जवाब सुन सके, क्योंकि यहां लफ्जों की धोखेबाजी नहीं चलती और इतना ही नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेरे साथ देश के सवाल पर इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक जो कि के शर्मा जी का साथ देते दिखाई दे सकते हैं, ऐसे शहजाद पूनावाला। मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं, वो भी स्टूडियो में। मेरे साथ तहसीन पूनावाला, जी हां, राजनीतिक विश्लेषक, और आप जानते हैं वो किसकी वकालत करेंगे। जी हां, मेरे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजय कुमार वरिष्ठ वकील हैं, वो भी स्टूडियो में हैं। और मेरे साथ फिरोज जो कि बात करेंगे कि आखिर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ साथ कुछ कश्मीरियों को जो कि अलगाववाद को हमेशा हवा देते रहे, आखिर उनको ये फैसला क्यों खटक रहा है। सबसे पहले के शर्मा, जी हां, क्या अमन चैन और बंदूक हटेंगी और ईद मनेगी? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो निर्णय लिया गया है बहुत सोच समझ कर लिया गया है। उसके सारे जो आने वाली चुनौतियां हैं उसको भी पूरा असेसमेंट किया गया है। कश्मीर में जो रहने वाले हमारे भाई हैं उनकी हमने भरपूर चिंता की है। उस संदर्भ में पहले से उसकी एक प्लानिंग की हुई है। और निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि वहां जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और देखिए ईद मनाना ये वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन पर है, इसके ऊपर कोई पार्टी या सरकार का वो नहीं है। प्रशासन वहां जो लोकल है वो इस सारी चीजें की व्यवस्थाओं को देख भी रहा है। लेकिन मैं निश्चित तौर रहने से भी डटे हुए वहां, और मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि यह ईद बहुत ऐतिहासिक ईद होगा, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार वास्तव में मुख्य धारा से जुड़ने का जो अवसर मिला है, इस अवसर से वहां पर जिस ढंग से विकास की और गति बढ़ेगी, अभी 1 साल में आपने देखा, पिछले 5 साल में आपने देखा वहां
किस तरह से विकास के कार्यक्रम बढ़े हैं, योजनाएं आई हैं। और मैं कहता हूं इस बार जो मुख्य धारा में लोग जुड़ेंगे, वहां की युवाएं, बुजुर्ग, महिलाएं, वहां के जो युवा वर्ग हैं, इन सबको जो अवसर मिलने वाला है, निश्चित तौर से उनके लिए ऐतिहासिक ईद होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तहसीन और सुख चैन के चांद में ईद मनेगी। मैं 3-4 चीजें आपके माध्यम से आवाम के सामने रखना चाहता हूं। 8 नवंबर को 8 बजे हमारे वजीर आजम ने एक वादा किया था कि मुझ पे एतबार करो, मुझ पे विश्वास करो, आतंकवाद पूरी तरह से इस मुल्क में खत्म हो जाएगा। कल फिर से 8 तारीख को 8 बजे उन्होंने दूसरा वादा किए। आज से 3 साल पहले जो वादे किए वो तो निभाने आज नहीं, कल वायदे नहीं किए तहसीन। मैं देखिए कुछ चीजें अगर जो होगी तो उस पर कल वायदे नहीं किए, जो उन्होंने कर गुजरा उसका उन्होंने बात कही कि आखिर वो करने के पीछे की वजह क्या थी। कल कोई वायदा नहीं था। शायद मनीष भाई आप और मैं गलत स्पीचेस सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा। शायद हम अलग स्पीच सुनते होंगे। मैं अपनी बात कर दूं क्योंकि आपने बीजेपी को इंटरप्ट नहीं किया। थैंक यू सर। तो वजीर आजम ने 8 नवंबर को प्रॉमिस किया था, 11 बार उस स्पीच में उन्होंने कहा कि इसके बाद ये तकलीफ उठाने के बाद आतंकवाद बंद हो जाएगा। आज मेरे बीजेपी के भाई कह रहे हैं कि जो 370 है इसलिए एक आतंकवाद के लिए एक बाधा थी। तो आज उस वादे का क्या हुआ 3 साल पहले जो वजीर आजम के, वो सवाल उम्मीद है पूछे जाएंगे। बहरहाल मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं इसके पक्ष में हूं कि आज मेरे मुल्क का शुरुआती तौर पे सब बोल ले, फिर अपन इस बहस और चर्चा को आगे। बिल्कुल। थैंक यू। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि मेरा मुल्क का आईन आज कश्मीर में लागू हुआ है। मैं पूरे इस बात के पक्ष में हूं। लेकिन मेरे मुल्क का आईन, ये आपको आर्टिकल 21 जो केशव नंदा भारती के तहत एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और न इसे वाटर डाउन कर सकते हो, न ये कंडीशनल है, न इसे आप कभी भी सस्पेंड करते हो। ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबसे अधिक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि फिरोज भी यहां पर है। एक बुजुर्ग कश्मीर, क्योंकि मेरे कुछ मित्र है कश्मीर से, मेरे कुछ दोस्त है, उनका लैंडलाइन नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। अगर वो अस्पताल जाना चाहते हैं, वो लैंडलाइन उठा के, आर्मी उनका साथ दे रही है, लेकिन लैंडलाइन उठा के डॉक्टर या आर्मी को कैसे बुलाएंगे? वो राइट टू लाइफ पे तकलीफ है या नहीं? और ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पिटीशन पे पूछा है हुकूमत से। तो आप किसी की राइट टू लाइफ ले लो, कह दो कि हम आपके लिए खुशहाली डाले, क्या ये वाजिब है? क्या यह संविधान अलाउ करता है? ये सवाल और मेरे देश का आईन, ये हमें पूछना होगा। जी शहजाद, देश का आईन, एक निशान एक विधान। मैं एक बात मात्र बीच में बोल दें। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राइट टू लाइफ। आज 4 दिन में इनको राइट टू लाइफ याद आ गया। जब यही हुर्रियत वाले वहां कैलेंडर जारी करके और 20-20 दिन वहां पर हड़ताल करवाते थे और वहां के पूरे उसमें बंदी करवाते थे, लोगों को निकलने में गोलियों का डर हो जाता था, तब आपको राइट टू लाइफ नहीं दिखाई पड़ रही थी। तब आपको वहां पर लोगों की जिंदगी दिखाई नहीं पड़ती। ये जो आप भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। ये देश के साथ आप विश्वासघात करते हैं। एक ही लाइन होगा, क्योंकि आपकी पार्टी में ही 2 फाड़ हैं। एक ही लाइन। मैं इनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि हुर्रियत जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। उस वक्त तो कश्मीर का संविधान, कश्मीर का आईन लागू था। आज मेरे मुल्क का आईन लागू है। मेरे मुल्क का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि राइट टू लाइफ कभी भी सस्पेंड हो। केशव नंदा राइट टू लाइफ कभी भी सस्पेंड हो। केशव नंदा राइट टू लाइफ नहीं है, रिक्वेस्ट यू, मैंने बीच में नहीं बोला, इट्स नॉट फेयर। मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ, आप शहजाद के पास मैं जवाब दे रहा था, मुझे अलाउ जब मेरा मुल्क ये अलाउ नहीं करता तो कैसे अलाउ हो रहा है? मैं भी जवाब दे सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे मूक दर्शक बन के बैठने नहीं आया हूँ। पहले तो 8 नवंबर तक इतिहास में जाना है आपको। हालांकि आपको इतिहास के कूड़ेदान में लोगों ने डाल दिया है, पर आप इतिहास में जाना ही चाहते हो तो फिर और भी इतिहास में जाओ कि नेहरू ने बोला था कि ये टेम्पररी होगा, घिस घिस के घिस जाएगा। 70 साल लगा दिया आपने वो वादा पूरा करने में। तो 8 तारीख को 8 बजे 8 नवंबर को क्या वादा किया था प्रधानमंत्री? कम से कम सरकार ने ये साहसी कदम तो उठाया। एग्जैक्टली। तो वो तो मनीष जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है ना। तो नेहरू ने ही बोला था कि घिस घिस के घिस जाएगा, तो घिसा दिया। तो आप रो रहे हो। नेहरू जी का वादा हमने पूरा किया, 70 साल उनको लगे पूरा करने में। और हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के करंट, और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये अस्थायी है। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। करण सिंह ने कहा कि ये सही कदम है। आपके आज भुवनेश्वर कलिता पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने बताया किस तरीके से, भुवनेश्वर कलिता ने बताया कि किस तरीके से ये पूरे भारत को एकजुट होने में किस तरीके से रोड़ा अटका रहे थे।
अब मेरा 2 या 3 बुनियादी सवाल है। आप बार बार हर चैनल पे जाकर मेरे बुनियादी अधिकार छीन लिए, मेरे बुनियादी अधिकार छीन लिए, मेरे बुनियादी अधिकार छीन लिए। बुनियादी अधिकार एब्सोल्यूट तो नहीं है। आप ये बात सही है कि आप सुनिए ना सर, मनीष जी, या तो आप मुझे बोलने नहीं, ये बात सही है ना शहजाद की आप इनको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या क्या कह रहे हैं। जी आप बात मैं 1 सेकंड सर, मुझे बात तो करने दीजिए ना सर। मुझे हर 10 सेकंड में आप इंटरप्ट कर रहे हो सब लोग। मैं इनकी कोई चर्चा को देखने नहीं गया था, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अर्जी लेकर गए ना चैनलों पे, अब ये रो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे रोने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई नहीं है ना बुनियादी अधिकारों के हनन हो रहा है इसमें देखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला धीरज रखो, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका, कोई नहीं, ठीक है ना। मैं अपनी बात पूरी रख सकता हूँ मनीष जी। मैं अपनी बात, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे 15 बार इंटरप्ट किया गया, मेरा बुनियादी अधिकार हनन हुआ है। अब मुझे बात आप आजाद हैं, बोलिए, लेकिन मुझे और भी लोगों को लाना है। इंटरप्ट करे जा रहा है। जी हाँ, पर झूठ मेरे बारे में आप तो मैं झूठ नहीं बोला जाके सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको यहाँ नोटिस दिखा दूंगा सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं शहजाद को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ऐसा है कि मुझे नहीं पता था कि आपने वर्बल पत्थरबाजों को, मौखिक पत्थरबाजों को बुलाया, हर बात पे मेरी पत्थरबाजी शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, 370 ने 70 सालों से बेड़ियां जकड़ी हुई थी कश्मीर की आवाम की, वहां पे महिलाओं को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहा था। वो राइट टू लाइफ के लिए तो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हमारे भ्राताश्री जी। कभी उन्होंने, जो वहां पे पूरे देश में दलित राजनीति करते हैं ये लोग, वहां के दलितों को बुनियादी अधिकार नहीं दिया गया था, उनके लिए तो कभी गए नहीं थे हमारे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। वहां का जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, उनके लिए तो कभी नहीं गए, जिनको धोखा दिया गया 70 सालों से। तो उन्होंने कितने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सबको पता है। पर सवाल 2 या 3 ये है, आज पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस की भाषा देख लो, और कांग्रेस के समर्थकों की भाषा। अधीर रंजन चौधरी कहते कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। आपको पता होगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप का होना मतलब कि जर्मनी जैसी हालत है और हिटलर जैसा वहां पे राज है। क्या हिटलर जैसा राज है? ये बात पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे, कांग्रेस के बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं। और कांग्रेस की, मैं बता रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो प्रोपेगेंडा कश्मीर के संबंध में किया जा रहा है, आज 144 लिफ्ट हो चुका है जम्मू से, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। स्कूलें कल से खुल रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने ईदी कल दी है और ईद मनने वाली है, बंदूक हट गई है, ईद मनने वाली है। और हिटिंग टच 70 आतंकवादियों को पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था, और हीलिंग टच भी दिया है। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों का मकसद क्या है? जो गुलाम नबी आजाद कभी कश्मीर नहीं जाते, दिल्ली में बैठे रहते हैं, एटम बम भी कहा गया है, वही मैं कह रहा हूं, एटम बम भी कहा गया, मकसद बहुत सारी बातें पाकिस्तान की प्रवक्ता बन के आना। जनरल सिवाच है, जनरल साहब, जिस तरह से बयानबाजी, और भारत के भीतर ही अगर कुछ राजनीतिक दल इस तरह की सियासत करेंगे तो पड़ोसी नापाक मुल्क मेरे ख्याल से इसका फायदा तो जरूर उठाना चाहेगा। बिल्कुल ठीक बोला मनीष आपने कि ये एक ऐसा पल है, भारत को इकट्ठा होना चाहिए। ये एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है, देर आए दुरुस्त आए। ये आपको पता है, जैसे आर्टिकल 370 और 35A ये टेम्परेरी थे और इनको जाना था, अब किया है, बहुत अच्छा किया है। और ये जो भी कार्रवाई की गई है ये कश्मीर के फायदे के लिए की गई। ये नेशनल इंटीग्रेशन होगा, वहां डेवलपमेंट आएगी, एडवांसमेंट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी और एक खुशहाली आएगी। ये खुशहाली के पल पहले से स्टार्ट हो गए। पंचायत इलेक्शन हुए, सरपंचों को पावर मिल गई, आजकल ग्राउंड लेवल पे आपको पावर मिल रही है। और इसके जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में फायदा होगा, इंडस्ट्री लगेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, कॉटेज टूरिज्म बढ़ेगा और आपका हॉर्टिकल्चर बढ़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। मगर हम अगर बात दूसरी करेंगे तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। पाकिस्तान नहीं चाहता शांति आए। पाकिस्तान के तो होश उठ गए कि आपने एक पल में ये कर दिया, उनको आपने सरप्राइज कर दिया। पाकिस्तान 3-4 चीजें करेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेगा, अफवाहें फैलाएगा, इंफॉर्मेशन वारफेयर करेगा, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तौबा जैसे टेररिस्ट जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे फिदायन अटैक कराएगा। और इससे हमने बच के रहना है। तो ये जो कार्रवाई की है फौज ने, और या जो कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने, इसको मद्देनजर रखते की है। एम ये नहीं है तकलीफ देना, एम ये है कि धीरे धीरे कहां किस प्रकार से शांति आ जाए और धीरे धीरे ये सब कर्फ्यू वगैरह निकले। टेस्ट अभी स्टार्ट है, अभी तो बिगिनिंग है। पहला राउंड हमने जीत लिया है, हमें अगले राउंड भी जीतने हैं। जी जी, जाहिर सी बात है, जीत भी सुनिश्चित दिखाई देती है। जनरल सिवाच, फिरोज, कश्मीरियों को तो कोई तकलीफ अभी तो दिखाई नहीं देती। एक दूसरी अगर बात की जाए तो अगर वहां पर अमन चैन लौट रहा है तो कुछ अलगाववादियों को ये कैसी बेचैनी?
अब देखिए कि जो आप बोल रहे कश्मीरी को अभी चैन मिल रहा है, ये आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आज ही कश्मीर से आया हूं यहाँ पे। ये मुझे पता है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं। मेरे पास कर्फ्यू पास होते भी 10 जगह पे रुकाया गया है। अगर मोदी जी ने अभी रिसेंटली यात्राओं को बोला है कि जी यहाँ पे टेररिस्ट का अटैक होने का खतरा है, यहां से आप निकल जाइए, टूरिस्ट को बोला जो कश्मीर में ऑलरेडी बैठे थे, जिससे हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो वो इकोनॉमी हटाई वहां से और वादे कर रहे कि इससे ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। कैसे, मुझे ये समझाइए आप। किस तरह की इकोनॉमी, मैंने किस तरह की इकोनॉमी वहां पर थी? आप ये समझिए टूरिस्ट पर्यटक आता नहीं, आपके कहवा, आपके शॉल, वहां पर्यटक नहीं आता, तो आपकी किस तरह की अर्थव्यवस्था? ऑलरेडी वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बैठे हुए। अंबानी को किसने रोका आज तक आने में? जमीन टाटा को किसने रोका? आप कम से कम ये सुनिश्चित तो करेंगे ना कि वहां पर हालात इतने अच्छे होंगे कि वहां जो इन्वेस्टर है, जो उद्यमी है, वो वहां आकर पैसा लगाए। जी वो तो ऑलरेडी वहां बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं, बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में बंदूकें दे दी जाती हैं, और आप सोचते हैं कि वहां का विकास चल रहा था। विकास तो ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे स्टैटिस पे, इसके स्टैटिस के ऊपर देखेंगे, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में बाज़ाब्ता बयान हो गया कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है इट्स ऑलरेडी बेटर देन द, जो आप दिखाते हैं गुजरात मॉडल है। मजाक कर रहे हैं फिरोज साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? रुकिए, आप इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। मोदी सरकार जल्द ले सकती है एक और बड़ा फैसला। मोदी सरकार धर्मांतरण पर जल्द ला सकती है कड़ा कानून। धर्मांतरण पर रोकने के लिए कानून बना सकती है मोदी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, किसी भी तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाने की तैयारी पूरी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मांतरण पर रोक के लिए अगले सत्र में लाया जा सकता है बिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये गर्मा गर्म बहस लगातार जारी रहेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल में आप जुड़े रहिए, मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धारा 370 हटाए जाने के बाद धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। पाकिस्तान हाथ पैर पटक रहा है मगर कुछ कर नहीं पा रहा। मिशन कश्मीर मोदी के लिए मुमकिन बनाने वाले शख्स एनएसए अजीत डोभाल लगातार घाटी में डटे हुए हैं। हम आपको डोभाल की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जब वो गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सुरक्षा कर्मियों से डोभाल की बातचीत की है, और तीसरी तस्वीर में आम लोगों के बीच डोभाल का पैगाम लेकर साफ पहुंचे हैं, इंशाअल्लाह कश्मीर में सब ठीक होगा। ये 3 तस्वीरें नामुमकिन को मुमकिन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की ये तस्वीर, ये सुनिश्चित करते हुए, उन्हें अवगत कराते हुए कि कश्मीर में इस साहसी फैसले के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक है। तीन तस्वीरें आपने देखी। एनएसए अजीत डोभाल राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सारी गतिविधियों से अवगत कराते हुए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से डोभाल श्रीनगर में डटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में जाकर वो जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के लोगों के बीच जाकर खाना खा रहे हैं। मुझे लगता है अमन चैन की कोशिश की इससे शक्तिशाली पहल नहीं हो सकती कि सुरक्षा सलाहकार खुद अवाम के बीच जाकर अवाम में उनको ये बताने की कोशिश कि आपकी भावनाओं का निरादर इस फैसले से नहीं किया जा रहा। इसे फैसले को समझाने लोगों के बीच जाकर कश्मीरियों की हिफाजत की बात करने वाले ऐसे एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे थे, और तमाम उनकी तस्वीरें। इस बीच हमारे साथ मुंबई से इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है रहमान साहब। कर्नल दानवीर सिंह, हर जगह पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। आप देखिए, यूएन गया, वहां से मुंह की खा लिया, सुरक्षा परिषद गया, वहां मुंह की खा लिया, अमेरिका उसका साथ नहीं। दुनिया में कोई ऐसे इक्का दुक्का मुल्क छोड़ दें, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। फिर भी गीदड़ भभकी, फिर भी आंखें तरेरना, कहां जाके रुकेगा पाकिस्तान?
देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पूरे इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ टर्की ने उसका साथ दिया है, वो भी पूरी तरह नहीं, और थोड़ी सी सांत्वना जो है वो मलेशिया ने दी है। उसके अलावा किसी भी मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। बाकी रहे बात मेजर पावर्स की, वो थक चुके हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये चीज नोटिस करिए कि पहले पाकिस्तान हमको इंस्टिगेट करता था और हम वो सारी कार्रवाई करते थे जो आज पाकिस्तान ने करी है। सिफारत खाना बंद करते थे, ट्रेड बंद करते थे, सिफारत खाना बंद करते थे, ट्रेड बंद करते थे, रेल रोकते थे, और ये एयर स्पेस बंद करी हमने अभी रिसेंटली। तो अब ये पूरा रिवर्स हो गया है। कहने का मतलब है कि जो टेबल है वो अभी उल्टा कर दिया गया है, सिक्का पलट दिया गया है। अब इनिशिएटिव हमारे हाथ में है। अब पाकिस्तान की बौखलाहट ये है कि पाकिस्तान और फिरका परस्त लोग वो 370 की आड़ में छुप कर ही गेम खेल रहे थे। अब वो आड़ हटा दी गई है और बौखलाहट होनी लाजमी है, क्योंकि अब जो फोकस है वो सारा डेवलपमेंट की ओर हो गया। पाकिस्तान के पास जो स्पेस थी वो खत्म हो गई। तो ये इशू है। अभी पाकिस्तान क्या चाह रहा है इस समय? टेक्टिकल लेवल पर वो कुछ कर नहीं सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर कुछ थोड़ी बमबारी हो भी जाए तो उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करता रहता है। आतंकवादी अगर कुछ आके घटना कश्मीर में करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेनलैंड में कुछ आतंकवादी घटना करता है तो उसको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, उससे भी खौफ खाता है। तो वो क्या चाहता है? वो सिर्फ वो चाहता है कि अवाम जो है किसी तरह भड़क जाए, रोड पर आ जाए और कोई सैनिक या कोई सीआरपीएफ या कोई पुलिस वाला तैश में आकर और जलियांवाला बाग जैसा कोई कांड कर दे, यानी उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी चाह रही हैं कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो गया, उनका वो हो गया, वो बेसिकली चाह रही है कि किसी तरह सब खुल जाए, लोग रोड पे आ जाए, पत्थरबाजी शुरू हो जाए, और लेकिन इससे निपटने का सख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया। तो सरकार कोई मूर्ख नहीं है। अजीत डोभाल जैसे वो सारी चीजें, जी हाँ, सक्षम एनएस से यहाँ पे बैठे हुए। अजय कुमार, आप ये देखिए 70 आतंकी अलगाववादियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर अमन चैन लाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी कुछ लोग हैं जो उकसाने में, भड़काने में, वहां अमन चैन अगर लौटती एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वो उनके गले नहीं उतर रही। देखिए, इसमें मनीष जी दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के जिस भाषण का हवाला यहाँ दिया जा रहा था, उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो पाकिस्तान इज ए नॉन एंटिटी, हम उसको उसके औकात तक पहुंचा चुके हैं, वो मैटर नहीं करता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे लिए महत्वपूर्ण है लद्दाख की जनता, और वहां शांति, वहां विकास और वहां डेवलपमेंट, जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां पे जो कुछ, और ये जो भाषा बोल रहे हैं, देखिए इमरान खान ने वहां की संसद में जो भाषा बोला, हम पाकिस्तानी और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जी, उस भाषा का खंडन अब तक भारत से क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर के उन नेताओं द्वारा वो खंडन होना चाहिए था कि हमारी शिकायतें, हमारी मदद, हमारी अपेक्षा हो सकती है हमारी प्रधानमंत्री से, लेकिन हम तुम्हारे नहीं हैं। ये स्टेटमेंट नहीं आया, उल्टे उनके स्वर में स्वर मिलाया जा रहा है। और दूसरी बात राइट टू लाइफ, 42,000 लोग जब मारे गए तो कहां था ये सवाल? क्या पहली बार धारा 144 लगा है जम्मू और कश्मीर में? क्या पहली बार टेलीफोन के कनेक्शंस काटे गए हैं? क्या पहली बार इंटरनेट की सेवाएं बंद हुई हैं? 70 साल में यही सब होता रहा है। और फिरोज जी, माफी के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक दिन में आपको तकलीफ हो गई, सेब से भरी हुई गाड़ियां आती थी, कितनी दफा रोका जाता था। इसके पहले जब लोग जम्मू कश्मीर से पढ़ने आते थे तो उनके साथ क्या हिसाब होता था? आप ये सब भूल गए और आज 4 दिन में आप हिसाब मांग रहे हैं भारत की सल्तनत से। कोई नेता आपका कहता है कि कश्मीरी पंडित कब लौटेगा। मैं ट्विटर देख रहा था, उसमें दूसरे ही दिन ये सवाल हो गया। कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में भारत के महाधिवक्ता रह चुके हैं और आजकल राज्यसभा सांसद हैं, तनखा साहब, उनका ट्वीट आता है दूसरे दिन 2 घंटे बाद, अरे कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे? 70 साल अपनी हुकूमत से क्यों नहीं पूछा? इस मामले को लेकर तो अजय जी कांग्रेस खुद दो फाड़ में दिखाई देती है। कांग्रेस को वो राह नहीं दिखाई दे रही
कि आखिर किस राह पे अब उसे चलना है। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीक साहब, आपका स्वागत है। मुझे एक वाकया याद आता है, मैंने कभी पढ़ा था, वो ये कि 1931 में लाहौर में एक अखबार निकला करता था जिसका नाम था वंदे मातरम, और अब वकालत ये दी जाती है कि इस्लाम में वंदे मातरम हराम है। जी ऐसे तो देखिए, वंदे मातरम तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का पहला नेशनल एंथम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने पर हमारे एक हिंदू पोएट थे, मैं नाम भूल रहा हूं फिलहाल, उन्होंने लिखी थी पहली नेशनल एंथम। और जिन्ना साहब का ये पाकिस्तान के रेडियो को ये हिदायत थी कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हिंदू होना चाहिए, उर्दू नोइंग। तो ये थी जिन्ना साहब की सेक्युलरिज्म, और पाकिस्तान आज कहां से खैर देखिए, पाकिस्तान की जो हठधर्मी है, पाकिस्तान का जो रुख रहा है कश्मीर को लेके, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, मैं एज ए लिबरल इंडियन मुस्लिम कभी भी पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप कभी भी कश्मीर के किसी मामले में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता हूं। हमारा ये इंटरनल मामला है, हम अपनी सरकार के साथ में ये लड़के लेंगे, आर्ग्यू करके लेंगे, किसी भी हद तक जाके लेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा ऑब्जेक्शन जो रहा है 370 को लेके, वो ये रहा है कि एक साल पहले हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट दिया था कि आर्टिकल 370 के साथ में छेड़छाड़ कभी भी नहीं हो सकती है, और अगर इसके अंदर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वहां की इलेक्टेड असेंबली के साथ में मिलकर हो सकता है। ये लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकते हैं साहब। ये जो हमारी फेडरलिज्म की बात है, इसको ध्वंस करके जो मामला किया गया, उस पर हमको ऑब्जेक्शन है। जवाब दे दूं, सेक्शन सी पढ़ लीजिए, 370 का सेक्शन सी पढ़ लीजिए रहमान साहब, स्पष्ट हो जाएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आया नहीं तो पढ़ के सुना देता। जी तहसीन, देखिए 2-3 चीजें यहाँ रखी गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके दर्शकों को एक झूठ बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इमरजेंसी मामला नहीं है। मैंने आपको बताया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अर्जेंट लिस्टिंग है। किससे कहा था? मुझे अभी शहजाद ने बताया कि मुझे जवाब दिया गया था कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं शहजाद को कोट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कंडीशनल है। यहाँ पर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है उनको लगा नहीं कि ये अर्जेंट मामला है, इसलिए आपकी सुनवाई अर्जेंटली नहीं। आप प्लीज इसका टेप चला दीजिए। फंडामेंटल राइट्स आप प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आपने मुझे रिक्वेस्ट गंभीर है, आप बोला, उन्होंने झूठ बोला कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, अधिकारों अगर मेरे बोलने का अधिकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में दी जाने की कोशिश की गई। कुछ नहीं हो रहा। यू आर द वन जो मुखर होकर सारा पार्टी का पक्ष में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहाँ लेफ्ट आउट? इससे पहले मैंने शुरुआत के शर्मा, कुछ लोग पीड़ित मानसिकता के हैं तो उनको कुछ किया नहीं जा सकता, उनका इलाज भी नहीं है। अगर शहजाद शब्दों की गरिमा रहे, मेरा ये कहना है कि हम ऐसे गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और पीड़ित मानसिकता वाले लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। आपने कहा अधिकारों का हनन हो रहा है, बोलते रहे, वो तो बोलते ही रहते हैं, लगातार बोलते हैं। आप इसके टेप और जनता इसकी टेप सुन ले। शहजाद ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जजमेंट में लिखा है कंडीशनल है। थैंक यू सर। नहीं आप, अरे थैंक यू, आप रुकना, आई डोंट वांट टू। तहसीन आप रुकिए, आपको ये नहीं, आप क्यों, अरे आपके भाई से बात हो रही है। तहसीन आपका ये तिलमिलाना ठीक नहीं है। तहसीन आपकी ये तहसीन कैसी है? ये सहिष्णुता है इनकी। देखिए ऐसा है कि तहसीन से बात हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन तहसीन तिलमिला गए और ये कुर्सी छोड़कर चले गए। ये देखिए, ये कुर्सी पे अब तहसीन नहीं है। जी हाँ, लेकिन मेरे साथ और भी मेहमान हैं। के शर्मा साहब, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए मनीष जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप डिस्कस कर रहे हैं और देश की जनता इसको देख रही है, इसलिए किसी प्रकार की गलतफहमी लोगों में नहीं है।
मैं आपने दो विषय बहुत महत्वपूर्ण उठाए, एक पाकिस्तान की बौखलाहट और एक जो है कुछ यहाँ पर जो देश के अंदर जो एक विशेष उसके लोग हैं उनकी बौखलाहट की बात आपने उठाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बौखलाहट क्यों है और कश्मीर में जो ये लिया गया है प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन क्यों लिया गया, मैं इसके दो कारण बताता हूँ। क्या हुआ कि पिछले जो 70 सालों से लगातार एक भ्रांति जो है फैलाई गई धारा 370 को लेकर, और वो भ्रांति हमेशा ये रही कि साहब हमारा जो है कश्मीर इसलिए मिले हुआ, उसके साथ ये कंडीशन था, वो कंडीशन था। और इसकी बहुत बड़ी आपने यदि चैलेंज देखे होंगे तो जब अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, वहां के स्थानीय नेता, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, जो भी हो, यदि वो कहते थे धारा 370 को हाथ लगा दिया तो साहब बाजू शरीर उड़ जाएगा, फहराने वाला झंडा। और कश्मीर जो है धारा 370 को समाप्त करते ही अलग हो जाए। अब ये भ्रांति जो है 3 पीढ़ी से वहां के लोगों को, ये जो मेरे साथ भाई बैठे हैं नागरिक फिरोज साहब, ऐसे 3 पीढ़ियां गुजर गई वहां की, यही सुनकर आई है और यही सुनी है कि साहब हमारा तो एसेशन ऐसे हुआ था। अब क्या यही चीज हमेशा पाकिस्तान अपनी देश की जनता को बताता रहा, एक सेकंड बाद पाकिस्तान भी ये बताता रहा कि साहब वहां पर ऐसे ऐसे कंडीशन है। अब क्या हुआ, जिस दिन ये धारा को हटाया गया, कानूनी रूप से हटाया गया, उस दिन ये सारे भ्रम और भ्रांति टूट गए। तब इन नेताओं को ये लगने लगा कि अब तो सच्चाई जनता के सामने है, हमने इतना झूठ बोला है। पाकिस्तान भी कलाई खुल गई। पाकिस्तान के नेता भी ये समझ रहे हैं कि कल वहां की जनता उठ के खड़ी हो जाएगी हमारे विरुद्ध और ये पूछेगी कि साहब ये 70 साल जो हमको आपने आतंकवादी, हमारे राजस्व का पैसा देके आतंकवादियों को जो तुमने पाला पोसा और वहां कश्मीर का हमें सब्जबाग दिखाते रहे, वो तो कानून रूप से सही है, तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए यह बौखलाहट पाकिस्तान में है और भारत के कुछ वो स्वार्थी नेता और भ्रष्टाचारी नेता और जो अलगाववादियों को साथ देने वाले नेता थे, उनको भी लग रहा है कि हमारी कलई खुल चुकी है, अब हम जो है जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। जन शिवाज, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, जितने मुल्कों से वो संपर्क साध के अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया गया शिमला समझौता। ये वो पाकिस्तान है जिसके नापाक इरादों ने शिमला समझौते को भी तोड़ा है। 1999 का करगिल याद करिए। बिल्कुल ठीक बोला मनीष। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्या वजह है इतना बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि आज तो ये जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ है, कल को जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पर वो चाहे वो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहां पर आप ना बिजली ना पानी, सेकंड क्लास सिटीजन है। वहां पर पंजाबी ईएसएम को सेटल कर दिया है, तो उनको डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी गुम जाएगा उनके हाथों से। और आज की तारीख में पाकिस्तान अकेला रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान हब सेंटर है टेररिज्म का, कोई भी देश उसके साथ नहीं मिलना चाहता। और दूसरी बात, आप फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स ने उसके ऊपर आप जो बादल मंडरा रहे हैं, हो सकता है उनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे कर दिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। कहने का मतलब यह है पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ये जो भी कार्रवाई हुई है ये भारत की अंदरूनी मामला है और भारत ने किया है अपने लोगों के फायदे के लिए। आज सबसे जो लोग भूल रहे हैं कि जो लद्दाख का एरिया शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर मुझे अतीकुर रहमान, कर्नल दानवीर, फिरोज और अजय के पास भी जाओ। और फिरोज से ही सवाल है, मुझे ये एक व्यक्तिगत फायदा बता दे आर्टिकल 370 का या 35A का उनको खुद को। देखो, महबूबा मुफ्ती को सत्ता मिली, उनके फादर को सत्ता मिली, उमर अब्दुल्ला का परिवार तो सत्ता में ही रहा है पूरी बार, और उसके अलावा कांग्रेस वाले भी सत्ता में ही रहे। हालांकि 370 डाइल्यूट करने में सबसे पहले उन्हीं का हाथ था, 2 प्रधानमंत्री से 1 प्रधानमंत्री बनाया। पर आप मुझे फिरोज साहब एक बात बता दो कि 370 का एक व्यक्तिगत फायदा जो आपको हुआ हो, पर्सनल फायदा जो 370 का आपको हुआ। नहीं, हाँ सॉरी जी अजय, आपको छूट ना जाए वरना वो एडिशन जी। अभी इन्होंने कहा कि जम्मू के लोग भी श्रीनगर में जमीन नहीं खरीदते, तो जब पूरे देश में जमीन का दाम 4 गुना 10 गुना हो गया और लोगों को फायदा हो रहा है, तो आपको नुकसान हुआ फिरोज जी या फायदा हुआ? और अब जमीन के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जब डिमांड बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? उन्हीं के सवाल में मैं देखिए, आज तक हमारे जम्मू वासी कश्मीर आए नहीं जगह लेने के लिए, मतलब जगह खरीदने के लिए।
आप कोई शिमला नहीं जाता है जगह लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या पूछा 370 का आपकी जिंदगी में आज तक कितनी उम्र है आपकी? उसका क्या मेरी 32 ईयर्स ओल्ड, 32 साल में आपको क्या लाभ हुआ? एक फायदा बता दो मुझे अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत। ये मत बताना कि महबूबा जी को सत्ता मिली, उमर को सत्ता मिली, वो तो ठीक है। आपको क्या फायदा हुआ वो बता दो। अगर कुछ होगा तो हम वो प्रधानमंत्री को बता देंगे कि भैया आपने ये नहीं देखा, इनका फायदा होगा। देखिए, व्यक्तिगत फायदा अगर आप बताएंगे तो मेरा पर्सनल और बाकी सारे कश्मीरियों का व्यक्तिगत फायदा ये है कि कश्मीर में अगर आप देखेंगे होमलेस कोई नहीं है। हाँ। सबके पास जगह 370 की वजह से जी 370 की वजह से कोई होमलेस नहीं है। जी 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 अच्छा, तो फिर तो पूरे देश में 370 नहीं, लेकिन बात हो रही है कि वहां कश्मीरियों नहीं, वो होमलेस नहीं है तो हम तो 370 महाराष्ट्र में भी डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी किया जा सकता है। आप डिमांड करिए, ये आपका तर्क नहीं है, ये आपका तर्क फिरोज नहीं माना जाएगा। आपका तर्क कहीं भी आप ये समझे कि आप जो सवाल पूछेंगे उसमें ये आपका तर्क संगत है, ऐसा नहीं। कर्नल दानवीर, देखिए, इन्होंने कहा कि कोई होमलेस नहीं है, शायद वो 3 लाख कश्मीरी पंडित भूल गए जो टेंटों में रहते थे, वो होमलेस हैं। और कई सारे ऐसे पंडित शरणार्थी जो आज भी वहीं बड़ी बदतर हालत में वो रह रहे हैं, तो होमलेस हैं। जो मीरपुर साइड से जो हिंदू आए थे वो आज तक होमलेस हैं। उन्हें होमलेस किया गया। सियालकोट गुजरावाला से जो हिंदू आए थे वो अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली, उनको होमलेस ही समझिए। तो ये सारी चीजें थी। जो रोहिंग्या मुसलमान आए उनको होम जरूर मिल गया धारा 370 के तहत। तो ये सारी चीजें हैं। अरे फारूक उमर अब्दुल्ला की जो वाइफ थी पायल, वो भी होमलेस थी, अभी भी है, उनको भी वहां पे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है, धारा 370 के चक्कर में बहुत होमलेसनेस थी। सिलेक्टिव लोगों के लिए वहां पर घर मौजूद थे जो आपको शायद मालूम नहीं। अच्छा, ये इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आपको पता है, मैं फिरोज भाई आपको बता दूं कि पिछले 16 सालों से हर कश्मीरी को सेंटर से 90,000 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है। हर उत्तर प्रदेशी को अगर तुलना करें तो 4,000 रुपए मिलते हैं। आपकी पूरी आबादी 1% है, आपको 10% के सेंट्रल ग्रांट मिला। उत्तर प्रदेश 13% है, उसको 8.5% मिला। तो ये आपकी इकोनॉमी जो फायदा मानते हैं वो क्योंकि भारत सरकार ने वहां पे पैसा डाला है। भारत सरकार ने कभी कुताही नहीं। भारत सरकार 8% मोर देन दी इनकम टैक्स जो रिकवरी होती है वो वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि भारत सरकार आपके लिए कितना सोच रही थी? फिरोज, आपने कभी नहीं सोचा, वरना आपका ये जवाब नहीं होता। हम तो सोचते हैं फिरोज, आपने नहीं सोचा, वरना आपका ये जवाब नहीं होता। मैं पर्सनली इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला था इस टाइम। मैं डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाला हूं, मैं इसके वैल्यू समझता हूं। लेकिन क्या आपने लोगों का सोचा? क्या आपने लोगों की सोच कर ही ये फैसला लिया गया है? लोगों की सोच कर ही कि वहां के जवान, वहां के युवा, वहां के बच्चे जिनके हाथ में कलम, लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, आपने तो उनके हाथ में आप पत्थर और बंदूकें पकड़ा रहे हैं। आपने स्कूल बंद करवाए वहां पे, ये कौन सा आपने? अरे आज स्कूल जला रहे थे, स्कूल जला रहे थे, तब आप कहाँ थे सर? हम नहीं, मैं कोई स्कूल जलाया नहीं। आया 2008 कर रहे हैं फिरोज, आप वकालत जिनकी कर रहे हैं उनको लेकर बात हो रही है, आप उनके हिमायती दिख रहे हैं। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, आपको उसमें सरकार की तारीफ नहीं दिखाई। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आज एक लेडी की जो डेथ हो गई है हज में, उसके घर वालों को पता नहीं है अभी तक कि उनकी जो माँ है वो मरी हुई है हज पे। उसको क्या जवाब देंगे आप? ऐसे हादसे देखो, दुखदाई है, ये हादसा दुखदाई है। सारी यंत्रणा बनी हुई है। परसों रियाद से एक डॉक्टर आया यहाँ पे दिल्ली में, होटल में रुक के उनकी डेथ हो गई, उनके घर वालों को पता नहीं चला। उनको क्या जवाब देंगे आप? कश्मीर की कई औरतें आप फोन लाइन चालू करिए। अरे यहाँ पे लोगों की बात 370 के रहते हुए बड़ा और हो सकती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा नहीं है। 370 को लेकर आखिर ये बवाल भारत में ही क्यों अंदर बीच में हो रहा है, जब कोने कोने में इसका जोरदार स्वागत हो रहा है? कश्मीरियों की किस्मत बदलने का काम किया है सरकार ने। अवस्थी जी बेशक देखिए, लेकिन ये जो कुछ भी फैसला हुआ है अवस्थी जी, मैं आपको बताऊं, देखिए पार्लियामेंट में जो बहस हुई अच्छी तरह से हम जानते हैं कि बिल्कुल एक तरफा बहस थी। ऑपोजिशन को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपने पॉइंट्स रखे। दूसरी बात अवस्थी जी, मेरे पास ये कल की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कोई जवाब नहीं देता है
कि डेवलपमेंट के नाम पे पर बैठ के मैं प्लीज शहजाद मैं कंप्लीट कर लूं। कोई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में टाइम सेट होता है, विपक्ष को अलग टाइम मिलता है, सत्ता पक्ष को अलग, और सबको बोलने का मौका होता है। चला जाऊंगा अगर आप ऐसी भारत बात की हुई संसद तो। में प्रश्न उठा रहे हैं। जी आप गुमराह न करें जी, तो आप मुझे तो मौका नहीं दे रहे हैं। मगर अवस्थी जी, इशू प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ लोगों ने इंडिया की रिपोर्ट है, ये गुमराह कर रही है अवस्थी जी। 70 को मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ा है और ये उसी के अवस्थी जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए इनको लगता है कि करण मुस्लिम साहब आइडेंटिटी वो पर अपनी बात कंप्लीट कर लें, पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ये हम शो के अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। जी आप बात पूरी करें जल्दी। अवस्थी जी, होम मिनिस्टर ने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया है 370 की वजह से। मेरे पास ये 8 तारीख की कल की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये मैं आपको बताऊं, हर कोर सेक्टर में कश्मीर इज द टॉप ऑन डेवलपमेंट आफ्टर केरला। यूपी, बिहार, राजस्थान जो सारे के सारे डोमिनेंट हिंदी बेल्ट हैं, चूंकि सारे के सारे अतीक यूपी जी आप केवल उन आंकड़ों पे जा रहे हैं। अगर आप उसकी गहराई अतीत में जाएंगे तो आप उन आंकड़ों पर जाइए जो 40,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सेक्स रेशो, अतीक जी आप इन आंकड़ों से ज्यादा बात करिए कि जिन्होंने 40,000, किसी ने अपना भाई खोया है, बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, आप उस पर भी बात करिए। अवस्थी जी, होम मिनिस्टर झूठ कैसे बोल सकते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट? अतीक जी आप ऐसा हवाला देकर आपको जहन में काला भरा हुआ है। शर्मा साहब अब देखिए लगातार इस गर्मा गर्म बहस और इस मुद्दे पर बहस होती रही, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, जी हाँ आप सबको पता है, सारे देश को पता है कि इन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। जब बहस चल रही थी मेरे शो में तो आपने देखा कि कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हमारे अपने पैनलिस्ट वो कुर्सी छोड़कर चले गए और ये कुर्सी अभी भी खाली है। तो कांग्रेस में कुर्सी खाली करने का कल्चर जो है वो चल पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खैर मनाए, लेकिन ये न भूले कि बाप के सामने बेटा हमेशा छोटा होता है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के।